Hello everyone, myself Devendra. Welcome to my channel. Today's topic for discussion is meiosis second. Meiosis first we have discussed that the meiosis 1 is reductional division and it was heterotypical division because the chromosome numbers remains half in meiosis 1. So that we called the meiosis 1 as reductional division, and meiosis 1 was also called as heterotypical division because the number of chromosome in mother cell and parent cell are different. लेकिन meiosis 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं या होमोटिपिकल डिवीजन बोलेंगे माइटोसिस की तरह, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के अंदर भी और डॉटर सेल के अंदर भी इक्वल रहेंगे। इसलिए जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं मदर सेल टू डॉटर सेल और दोनों में समान नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, होमोटिपिकल डिवीजन। अब ये जो मियोसिस 2 है, ये माइटोसिस से थोड़ी सी छोटी होती है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि पूरा का पूरा जो है इंटरफेज के थ्रू जाती है ना, G1 S G2 फेज आता है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 डिफरेंट फेजेज से होकर वो गुजरती है। ठीक इसी तरह मियोसिस सेकंड है, वो उसके अंदर भी आपको 4 डिफरेंट फेजेज देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन मियोसिस सेकंड का कम होता है एज कंपेयर टू द माइटोसिस। सो मियोसिस सेकंड के अंदर पहला जो पार्ट होगा वो कैरियोकाइनेसिस सभी की तरह, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है मियोसिस 2 के अंदर है ना, उसके अंदर 4 सब फेजेज आपको नजर आएंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। तो हमें प्रोफेज सेकंड के अंदर देखना है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने माइटोसिस का लेक्चर अच्छे से सुन लिया है तो मियोसिस 2 आपको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है प्रोफेज के अंदर कि भाई एस्टर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एस्टर जो है वो इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिजनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं मियोसिस 2 के अंदर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे दोनों साइड से। तो ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं मियोसिस 2 के अंदर, दीज स्पिंडल फाइबर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ मियोसिस 1। अगर पहले मियोसिस 1 के अंदर मान लो स्पिंडल फाइबर्स जो बने थे वो हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेके इस तरह से जो है बने थे, एक सेंट्रियोल यहाँ पे था, एक सेंट्रियोल यहाँ पे था। तो क्या होगा, मियोसिस 2 के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो इसके बिल्कुल वर्टिकल या परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है। तो ये थी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन प्रोफेज 2 के अंदर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड इन द प्रोफेज 1। अब नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो क्रोमोसोम्स का जो है अरेंजमेंट इस तरह से यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर एक ही लाइन के अंदर क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे सिंगल लाइन के ऊपर। लेकिन मियोसिस 1 में आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट था इक्वेटर के ऊपर वो डबल लाइन के अंदर था, है ना। एक लाइन ऊपर थी और एक लाइन नीचे थी। एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि मेटाफेज 2 के अंदर अगर आप सेंट्रोमियर की पोजीशन देखेंगे तो सेंट्रोमियर की पोजीशन है इक्वेटर के ऊपर और क्रोमोसोम्स की आर्म्स की पोजीशन है टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। लेकिन मियोसिस 1 में, मेटाफेज 1 में जो 2 इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो क्रोमोसोम्स जो अरेंज्ड हुए थे वो किस तरह से अरेंज्ड हुए थे, वो आप देखेंगे कि इस तरह से क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट था इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, डबल इक्वेटोरियल प्लेट। उसमें आप देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो है टुवर्ड्स द पोल्स एंड क्रोमोसोम्स की आर्म्स की जो पोजीशन है वो है टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा
ये मैंने बता दिया कि सिंगल लाइन के अंदर क्रोमोसोम्स आपको इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज 2 के अंदर। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एनाफेज 2। एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स जो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर जो अरेंज हो गए थे उनके अंदर एक एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड आपको नजर आएंगे, है ना। तो इन 2 क्रोमेटिड्स, आपको पता है कि दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर वाली पोजीशन के ऊपर अटैच्ड होते हैं थ्रू द काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर हैं अलग अलग जो क्रोमेटिड्स के, अब ये काइनेटोकोर ब्रेक होके सेपरेट हो जाते हैं। तो दोनों क्रोमेटिड्स का जो है यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दोनों का सेपरेशन स्टार्ट होने के बाद दोनों क्रोमेटिड के बीच में आपको एक स्पिंडल फाइबर बन जाएगा जिसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स डेवलप हो जाएंगे। और ये इंटरजोनल फाइबर्स क्या करेंगे, इन क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमेटिड्स हैं उन क्रोमेटिड्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है टुवार्ड्स द अपोजिट पोल्स। एनाफेज में इतना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड के आपको पता है कि जो प्रोफेज में जो चेंजेस होते हैं उसके अपोजिट में होते हैं टीलोफेज के अंदर। तो टीलोफेज के अंदर क्या क्या होगा कि डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे बन गया और एक डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी क्या है कि ये अर्ली स्टेज दिखा दिया है, अदरवाइज टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि सेल कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है साइटोकाइनेसिस के बाद की दिखाई गई है ना। तो क्या होगा कि दोनों पोल्स के ऊपर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज क्या हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट थे उन सेंट्रियोल्स के चारों तरफ मैट्रिक्स इकट्ठी हो जाती है और सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है इन टीलोफेज सेकंड। इसके बाद टीलोफेज सेकंड के बाद आपको पता है कि सेल का जो है वो डिवीजन स्टार्ट होता है, तो साइटोकाइनेसिस चलती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में आपको पता है एनिमल सेल विल डिवाइड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल फूरो, और सेल फूरो का किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एक्टिन फाइबर से। एक्टिन फाइबर्स का एक रिंग डेवलप होता है ना। जब मेटाफेज और टीलोफेज, एनाफेज और टीलोफेज में जब स्टेज जो है चल रही होती है उसी टाइम पे एक्टिन का एक रिंग फॉर्म हो जाता है अराउंड द सेल। और जब ये रिंग क्या होता है आउटर साइड से इनर की साइड में आता है तो स्मॉल साइज का होता चला जाता है। जब ये रिंग बड़े साइज से छोटे साइज का होता है तो अपने साइज में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अपने साथ खींच के लेके आता है। तो सेंट्रीपीटल मैनर के अंदर ये क्या करेगा, सेल फूरो यहाँ पे बनाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस आपको पता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन के बाद होती है। बीच में जो है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं जिनको फ्रेगमोब्लास्ट बोलते हैं। ये फ्रेगमोब्लास्ट अंदर से स्टार्ट होके, मिडिल से स्टार्ट होके आउटर साइड में वो माइग्रेट करती है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से जो अंदर की साइड से आउटर साइड में जो माइग्रेशन होता है ना, किसी भी चीज़ का भाई अंदर से आउटर की साइड, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मैनर। तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर के अंदर फ्रेगमोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएगी, दोनों तरफ की जो है सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके साथ में अटैच हो जाती है। बाद में इसी फ्रेगमोब्लास्ट या सेल प्लेट को जो है मिडिल लेमेला बोल देते हैं और उसके दोनों तरफ में सेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह से प्लांट सेल जो है वो डिवाइड करती है। अब ये बताओ कि जब मियोसिस 1 हो चुकी है तो मियोसिस 2 की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर तो आपने देखा था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो सेट था वो सेट सेपरेट हो गया है। डिप्लॉइड सेल जो है हैप्लॉइड सेल के अंदर चेंज हो गई है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स के पास डबल क्रोमेटिड्स अभी भी प्रेजेंट थे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। तो मियोसिस 2 में क्या करना है कि इन क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करने के लिए मियोसिस 2 की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो ये डाइड जो था, है ना, इस डाइड को चेंज करने के लिए जो है वो जरूरत पड़ी है मियोसिस 2 की। हैप्लॉइडी तो मियोसिस 1 के अंदर पहले ही आ चुकी होती है, लेकिन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी क्या है कि अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो है वो चेंज करना था। अब आपको पता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं मियोसिस 2 के अंदर, उनके अंदर जेनेटिक डिसिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके अंदर आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस के द्वारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर क्या है, जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है। तो अगर मान लो इस क्रोमेटिड्स के अंदर जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, इसके अंदर जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ये और ये दोनों जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाएंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्या बोलते हैं क्रोमेटिड्स होते हैं उनका सेपरेशन यहाँ पे
होता है। कई बार क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर चलती है तो दोनों के दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, तो वहाँ उनका सेपरेशन करने के लिए मियोसिस 2 की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो क्या होगा कि हैप्लॉइड सेल्स तो हैप्लॉइड होगी लेकिन डीएनए का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। अदरवाइज नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर केवल एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए मियोसिस 2 की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैंने बोला था कि मियोसिस 2 एंड माइटोसिस जो होते हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं, है ना, एक दूसरे के, लेकिन फिर इनके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मियोसिस 2 के अंदर तो जो सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, है ना, तो जो है एक सेल से 2 सेल बनती है मियोसिस 2 के अंदर, लेकिन वो दोनों सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड सेल्स ही होंगी। माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं। मियोसिस 2 से पहले मैंने बताया था कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई भी इंटरफेज स्टेज नहीं होती। जो छोटे से टाइम का ड्यूरेशन जो होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसाइजेशन होता है। तो मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज नहीं होती, माइटोसिस से पहले इंटरफेज हमेशा होती है। मियोसिस 2 के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट होते हैं वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। माइटोसिस के अंदर दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। तो ये थी प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। लेक्चर को आप देखें, लेक्चर को देखने के बाद सबके साथ शेयर करें ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहाँ तक ये लेक्चर पहुँच सकें। तो मैक्सिमम अमाउंट्स में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।